Good afternoon, students. Last class I was discussing about the sympathomimetic drugs. तो उसमें हमने रिसेप्टर का डिस्कशन किया था, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का। तो जो सिम्पैथोमाइमेटिक का क्लासिफिकेशन है उसका अलग अलग बेसिस है। तो सबसे पहला बेसिस है अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एक्शन, तीसरा है अकॉर्डिंग टू प्राइमरी थेराप्यूटिक यूजेज। ये तीन बेसिस है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन का। तो पहला हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर दो टाइप का है, एक है केटाकोलामाइंस और दूसरा है नॉन केटाकोलामाइंस। तो केटाकोलामाइंस में एग्जाम्पल है एडी। एडी मीन्स एडिनलिन, याद रखिएगा, एडी मीन्स एडिनलिन। NAD नॉर एडिनलिन, वेरी गुड। और तीसरा है डोपामिन, ये भी केटाकोलामाइन ही है। एक केटाकोलामाइन और है, दैट इज द आइसोप्रिनलिन। आइसोप्रिनलिन, आइसोप्रिनलिन इज ऑल्सो ए केटाकोलामाइन। सेकेंड है नॉन केटाकोलामाइन, है ना। तो नॉन केटाकोलामाइन में है फिनाइल एफ्रिन, एम्फिटामिन, एफेड्रिन, मेटारामिनोल। ये सब क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एक्शन, किस तरह का एक्शन वो करता है ना, अलग अलग उसका मोड ऑफ एक्शन है। तो उस मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर हम लोग इसको दो तरह से, एक है कि डायरेक्टली एक्टिंग है और एक है इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो डायरेक्टली एक्टिंग है वो है एडिनलिन, नॉर एडिनलिन, डोपामिन, आइसोप्रिनलिन और डोब्यूटामिन, है ना। ये सब है कि डायरेक्टली एक्ट कर रहा है ना। और इनडायरेक्टली एक्टिंग में है एम्फिटामिन, एफेड्रिन और टायरामिन। ये तीन ड्रग है जो डायरेक्टली एक्टिंग नहीं है, इनडायरेक्टली एक्टिंग है ना। अब है तीसरा बेसिस अकॉर्डिंग टू प्राइमरी थेराप्यूटिक यूजेज। हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो उसका थेराप्यूटिक यूज किस पर्पस से हम कर रहे हैं उस बेसिस पर भी इसका क्लासिफिकेशन है ना। तो सबसे पहला है इसमें एज वैसोप्रेसर। वैसोप्रेसर का मतलब क्या हुआ? वैसोप्रेसर मतलब कि हमको बीपी बढ़ाने में काम आ रहा है। ब्लड वेसल को वैसोकंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, है ना। इसीलिए वैसोप्रेसर है ये, बिकॉज इट कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन इट विल रेज बीपी। जब वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी विल बी रेज्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीपी बहुत कम हो गया पेशेंट को, तो वैसे पेशेंट में हम लोग वैसोप्रेसर यूज करते हैं टू रेज बीपी, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे पहला एग्जाम्पल है नॉर एडिनलिन, है ना। दूसरा है मेटारामिनोल, तीसरा है फिनाइल एफ्रिन, एफेड्रिन, डोपामिन और मिथॉक्सामिन। ये सब दवा है वैसोप्रेसर के रूप में यूज होने वाला दवाई है। जब बीपी बहुत कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ
बहुत ब्लीडिंग हो गया, एकदम पल्स मिल नहीं रहा है, बीपी विल बी वेरी लो, वैसे कंडीशन में क्या होगा, बीपी बहुत कम होगा। तो हम वैसे पेशेंट को वेसोप्रेशर दे करके बीपी हम लोग बढ़ाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला दवाई है डोपामिन। नॉरेड्रेनालिन भी यूज कर सकते हैं। ऐसे और सब जो है आपका वेसोप्रेशर ही है, इसलिए सबका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। नॉरेड्रेनालिन, मेटारामिनॉल, फिनाइलेफ्रिन, एफेड्रिन, डोपामिन और मिथॉक्सामिन, है ना, ये है आपका वेसोप्रेशर। दूसरा है ड्रग्स यूज्ड इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो सबसे तो पहले एनाफाइलेक्टिक शॉक जानिए कि क्या है। कोई भी दवा लिए, है ना, पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, बेहोश हो गया, मरीज शॉक में चला गया, या किसी को कुछ स्कॉर्पियन बाइट हुआ, बिच्छू डस लिया, उससे भी एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। बहुत ऐसा कॉमन है कि बच्चे को बिच्छू ने काट लिया और वो शॉक में चला गया, तो उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, इस तरह के शॉक को। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एड्रेनालिन। क्या यूज करते हैं, एड्रेनालिन। बहुत कॉमन यूज है एड्रेनालिन का एनाफाइलेक्टिक शॉक में। फिर इसके बाद है तीसरा यूटेराइन रिलैक्सेंट। यूटेराइन रिलैक्सेंट हम लोग कब यूज करते हैं, यदि फीमेल प्रेग्नेंट हो और उस कंडीशन में उसको रह रह के जो है कभी कभी देखोगे ऑफेनॉन पेन का कंप्लेन करती है। क्यों, कभी कभी यूट्रस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है, तो उस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के वजह से फीमेल फेल्स पेन इन लोअर एब्डोमेन, है ना। तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको दे देते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट। जो कंट्रैक्शन हो रहा है उसको हम लोग रिलैक्स कर देंगे, है ना। तो जैसे ही रिलैक्स हुआ तो वैसे ही उसको बोलेगा कि हाँ अब आराम है, अब दर्द नहीं हो रहा है। तो वैसे हम लोग यूटेराइन रिलैक्सेंट में सबसे कॉमन दवा जो है वो है आइसोक्सुप्रिन, है ना। आइसोक्स, ISOXSUPRIN, आइसोक्सुप्रिन। दूसरा है रिटोड्रिन, RITODRIN, रिटोड्रिन। और तीसरा दवा है आइसोइथेरिन, ISOETHARINE। तो ये तीन है जो यूटेराइन रिलैक्सेंट के रूप में यूज होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन है आइसोक्सुप्रिन। अब आ जाइए चौथा में है ड्रग्स इज फॉर ब्रोंकोडायलेटेशन। अब हम लोग ब्रोंकोडायलेशन कब करते हैं, किस कंडीशन में होता है, जब देखोगे कि आजमेटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगा, बहुत सीवियर ब्रीथलेसनेस एंड ब्रोंकस एकदम नैरो हो गया, सांस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग ब्रोंकोडायलेटेशन के लिए यूज करते हैं एड्रेनालिन, साल्ब्यूटामोल या टॉर्ब्यूटालिन। उसमें क्या होगा, जैसे ही हम लोग साल्ब्यूटामोल, टॉर्ब्यूटालिन या एड्रेनालिन दिए, ब्रोंकोस विल बी डायलेटेड and patient feels relaxation due to easy air entry। अब उसके बाद है नेजल डिकंजेस्टेंट्स। नेजल मतलब तो समझ रहे हो, नोज। डिकंजेस्टेंट मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले कंजेशन जानो कि क्या है। कंजेशन में होता है कि एकदम पूरा नेजल म्यूकोसा एकदम रेड रेड हो गया और पूरा नाक से पानी आ रहा है ना, पूरा एकदम स्नीजिंग हो रहा है। तो ये सब नेजल कंजेशन का ये सब सिम्टम है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट, जो कंजेशन को कम करे। तो उसके लिए सबसे कॉमन दवाई है
फिनाइल प्रोपेनोलामीन, ये नाम बहुत सुना हुआ होगा। दवा जब देखोगे जो सीना रेस्ट है या सूमो कोल्ड है, विकोरिल है, ये सब में नेजल डिकंजेस्टेंट जरूर मिला होता है। ये बहुत ही कॉमनली यूज नेजल डिकंजेस्टेंट है, कभी नहीं भूलिएगा। दूसरा है और फिनाइलेफ्रिन, ये भी यूज होता है, किसी किसी में फिनाइलेफ्रिन में मिला होता है। और लोकल डिकंजेस्टेंट भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे बहुत ही कॉमन नेजल ड्रॉप होता है। एकदम देखोगे कि नाक बंद है, तो नाक बंद होने से लगता है कि एकदम सांस नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जाइलोमेटाजोलिन या ऑक्सीमेटाजोलिन का नेजल ड्रॉप यूज करते हैं, है ना। सबसे कॉमन है ओट्रिविन, नाम सुने हैं, ओट्रिविन नेजल ड्रॉप या नेजल स्प्रे, यही है, जाइलोमेटाजोलिन है ना। इट हेल्प्स इन डिकंजेशन ऑफ द नेजल मिकोसा एंड पेशेंट विल फील रिलैक्सेशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ क्लोज एयर पैसेज। अब इसके बाद ड्रग्स यूज्ड इन कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक भी बहुत कॉमन है ना। शॉक का तो बहुत टाइप है, तो उसमें एक शॉक का टाइप है कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट के प्रॉब्लम के चलते शॉक हुआ, हार्ट में कुछ गड़बड़ी है ना, तो उसके चलते जो शॉक हुआ उसमें हम लोग यूज करते हैं सबसे कॉमन दवाई डोपामिन या डोब्यूटामिन, है ना। अब इसके बाद ड्रग्स यूज फॉर वेट रिडक्शन। हेवी वेट वाले ओबेज पेशेंट आजकल बहुत कॉमन है, खूब मटन बिरयानी चल रहा है, वेट गेन हो रहा है। अब इतना हो गया कि उनको कार्डियक प्रॉब्लम होने लगा। अब उसके लिए वो लोग डिफरेंट सर्जरी भी जाते हैं कि हमको बैरिएट्रिक सर्जरी कर दीजिए, है ना। उसमें जीआईटी का साइज ही कम कर दिया जाता, छोटा, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ही कम हो। खाएगा खूब लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर से वेट गेन कम होने लगता है। तो लेकिन कुछ दवा भी है जो कि हम लोग टैबलेट दे करके वेट रिडक्शन कर सकते हैं। तो दवा का रोल क्या होगा जी, काहे वेट रिडक्शन करता है, कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस टाइप ऑफ ये ड्रग्स। हम खूब खा रहे हैं, जब हमको मन कर रहा है तब तो खा रहे हैं, एपेटाइट बहुत है हमको। अब ये क्या करेगा, आपको सेटाइटी सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। सेटाइटी सेंटर मतलब कि आपका खाना खाने का जो है लगेगा कि हम सेटिस्फाइड हो गए, हमको खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे डाइट कम हो जाएगा, फिर वेट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो उसके लिए सबसे कॉमन दवाई क्या है, मेथएम्फेटामिन या फेनफ्लुरामिन, याद रखिएगा, मेथएम्फेटामिन। और दूसरा दवाई है फेनफ्लुरामिन, FENFLURAMIN, फेनफ्लुरामिन। ये दो दवा है यूज फॉर वेट रिडक्शन। फिर है नेक्स्ट ड्रग्स यूज्ड इन अटेंशन डेफिसिट डिजॉर्डर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है स्टूडेंट लाइफ में, है ना। अटेंशन डेफिसिट, स्टूडेंट का अटेंशन नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में कमी है, कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ रह के पढ़ें, लेकिन दिमाग उसका चला जा रहा है कभी इधर कभी इधर, लेकिन वो एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो इसी को बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट डिजॉर्डर। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कॉमन दवाई क्या है, डेक्स्ट्रा एम्फेटामिन, है ना। डेक्स्ट्रा एम्फेटामिन ड्रग इज यूज फॉर अटेंशन डेफिसिट डिजॉर्डर। अब उसके बाद नेक्स्ट ड्रग क्या है, CNS स्टिमुलेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि CNS एकदम डिप्रेस हो गया, है ना, किसी कारण से।
अब डिप्रेशन के कंडीशन में हम लोग CNS स्टिमुलेंट यूज करते हैं, तो वो है सबसे कॉमन दवाई एम्फेटामिन और दूसरा है डेक्स्ट्रा एम्फेटामिन। ये दो दवा है जो CNS स्टिमुलेंट के रूप में यूज करते हैं। डेक्स्ट्रा एम्फेटामिन हम लोग अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में भी यूज कर रहे हैं और CNS स्टिमुलेंट के रूप में भी यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में होता है क्या? इंट्राओकुलर प्रेशर विल बी रेज्ड। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया, जो फ्लूइड है विट्रियस फ्लूइड उसका अमाउंट बढ़ गया। तो अमाउंट दो तरह से बढ़ सकता है, या तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे, या प्रोडक्शन नॉर्मल है लेकिन ड्रेनेज जो होता है वो ड्रेनेज हैम्पर हो, किसी भी तरह से ब्लॉकेज हो जाए, है ना, तो उसमें आपका इंट्राओकुलर प्रेशर विल बी रेज्ड। तो इसमें क्या होगा? ग्लूकोमा होगा। जब ग्लूकोमा होगा तो धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर डालेगा एंड पेशेंट विल बी ब्लाइंड। फाइनली ये फाइनल सिक्विली है। तो वैसे में हम लोग इसको रोकने के लिए कुछ दवा देते हैं, डिपिवेफ्रिन, DIPIVEFRIN, डिपिवेफ्रिन, और दूसरा दवाई है एप्राक्लोनिडीन। तो ये प्रेशर को कम करेगा। एंड लास्ट ड्रग इज वेसोप्रेसर्स यूज्ड विथ लोकल एनेस्थेटिक्स। बहुत सारे लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। इससे कॉमन यूज क्या है? कॉमन यूज में लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है? जाइलोकेन, है ना। तो जाइलोकेन हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो उसके साथ वेसोप्रेसर भी यूज करते हैं। क्यों? इसलिए यूज करते हैं कि जब हम लोग लोकल एनेस्थेटिक देके किसी भी तरह का इंसिजन दे, छोटा मोटा ऑपरेशन करें, तो उसमें ब्लीडिंग कम हो, है ना, ब्लीडिंग कम हो, इसलिए हम लोग वेसोप्रेसर को लोकल एनेस्थेटिक के साथ यूज करते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन यूज किसका है? एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और फिनाइलेफ्रिन, है ना, लोकल एनेस्थेटिक के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू प्राइमरी थेराप्यूटिक यूजेज। तो प्राइमरी थेराप्यूटिक यूजेज में सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन था। तो पहला है वेसोप्रेसर, दूसरा है ड्रग्स यूज्ड इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, तीसरा है यूट्राइन रिलैक्सेंट, चौथा है ड्रग्स यूज फॉर ब्रोंकोडायलेशन, फिर नेजल डिकंजेस्टेंस, ड्रग्स यूज्ड इन कार्डियोजेनिक शॉक, ड्रग्स यूज फॉर वेट रिडक्शन, ड्रग्स यूज्ड इन अटेंशन डेफिसिट डिजॉर्डर, फिर CNS स्टिमुलेंट्स, ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा और वेसोप्रेसर्स यूज्ड विथ लोकल एनेस्थेटिक्स। ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू, बाय।